सावित्री जी सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी, लेकिन आज उनके हाथों में पहले जैसी फुर्ती नहीं थी। उम्र का असर तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके मन की थकान उन्हें तोड़ रही थी। कई दिनों से वो अपनी बहू कनिका से सिर्फ एक छोटी सी इच्छा जता रही थी कि थोड़ा सा आम का अचार बना दे। उनके लिए ये कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि उनकी यादें उनके बीते दिनों और उनके अपनेपन से जुड़ी हुई भावना थी। लेकिन हर बार कनिका के चेहरे पर झुंझलाहट और गुस्सा ही दिखता था। आज तो उसने सारी हदें पार कर दी। उसके शब्दों में ऐसा तिरस्कार था जिसने सावित्री जी के दिल को भीतर तक चीर दिया। सावित्री जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उन्होंने आवाज तक नहीं निकाली। उन्हें डर था कि कहीं उनका दर्द किसी को बोझ ना लगे। कमरे में बैठे श्याम प्रसाद जी ने जब उनकी हालत देखी तो उनका दिल भी भर आया। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ सावित्री? और जब सावित्री जी ने सब कुछ बताया तो उनके चेहरे पर दुख के साथ साथ एक दृढ़ता भी दिखाई दी। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो अपनी पत्नी को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। अगले दिन सुबह सुबह श्याम प्रसाद जी बाजार गए और कच्चे आम चुन कर लाए। उम्र के इस पड़ाव में भी उन्होंने खुद को रोका नहीं। उन्होंने सावित्री जी के सामने ही अचार बनाना शुरू किया, हर मसाले को ध्यान से डालते हुए, हर कदम को याद करते हुए, जैसे वो सिर्फ अचार नहीं बल्कि अपनी पत्नी के सम्मान को वापस ला रहे हों। सावित्री जी उन्हें देखती रही। उनकी आंखों में पहली बार दर्द के साथ एक हल्की सी चमक भी दिखाई दी। ये चमक थी अपनेपन की, लेकिन दूसरी तरफ कनिका और राहुल के मन में ये सब देखकर खटास और बढ़ती जा रही थी। कनिका को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि घर में अब उसकी बातों का इतना असर नहीं रहा। उसे लगने लगा कि उसकी अहमियत कम हो रही है। उसने राहुल से शिकायत की, लेकिन राहुल ने भी इस बार कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुप रहा और उसकी यही चुप्पी कनिका को और भी ज्यादा परेशान करने लगी। कुछ ही दिनों में अचार तैयार हो गया। जब पहली बार उस अचार की खुशबू पूरे घर में फैली तो हर कोई उसकी तरफ खिंच गया। लेकिन सावित्री जी के लिए ये सिर्फ स्वाद नहीं था, ये उनके आत्मसम्मान की वापसी थी। उन्होंने चुपचाप उस अचार को थाली में रखा, लेकिन उनके मन में अब भी एक हल्का सा डर था। क्या सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर ये सिर्फ एक पल की खुशी है? उसी रात सावित्री जी अपने कमरे में अकेले बैठी थी। उन्होंने अपने जीवन के उन सालों को याद किया जब उन्होंने इस घर को संभाला था, जब उन्होंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्हें ये सोचकर दर्द हो रहा था कि आज उनका वही बेटा उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा। उनके दिल में एक अलग सवाल बार बार उठ रहा था, क्या एक माँ की कीमत सिर्फ तब तक होती है जब तक वो काम करती है? श्याम प्रसाद जी ने उनकी इस खामोशी को महसूस किया। उन्होंने धीरे से उनका हाथ थामा और कहा, अब समय आ गया है कि हम खुद के लिए जीना सीखें। सावित्री जी ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक नई सोच जन्म ले रही थी। अचार बनने के बाद घर का माहौल ऊपर से तो सामान्य दिखने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों में एक अजीब सी दूरी पनप चुकी थी। सावित्री जी अब पहले की तरह किसी से कुछ कहती नहीं थी। उन्होंने अपनी इच्छाओं को जैसे मन के किसी कोने में बंद कर दिया था। रसोई में भी वो अब सिर्फ उतना ही काम करती जितना जरूरी होता। बाकी समय चुपचाप अपने कमरे में बैठकर खिड़की से बाहर देखती रहती। उनके चेहरे पर अब कोई शिकायत नहीं थी,
लेकिन उनकी खामोशी ही उनके दर्द की सबसे बड़ी गवाही बन चुकी थी। श्याम प्रसाद जी ये सब समझ रहे थे, लेकिन वो भी जानते थे कि हर जख्म शब्दों से नहीं भरा जा सकता। उधर कनिका के मन में भी शांति नहीं थी। बाहर से वो खुद को सही साबित करने की कोशिश करती, लेकिन जब भी वो अचार की खुशबू महसूस करती या अपनी सहेलियों की तारीफ याद करती, तो उसके भीतर एक हल्की सी कसक उठती। उसे याद आता कि कैसे उसने एक छोटी सी बात पर अपनी सास को अपमानित कर दिया था, लेकिन उसका अहंकार उसे बार बार रोक देता। वो माफी मांगना चाहती भी थी और नहीं भी। यही द्वंद्व उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। राहुल भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने अपनी माँ के साथ हुए व्यवहार को महसूस किया था और उसकी चुप्पी में अब एक दूरी साफ झलकने लगी थी। एक दिन दोपहर का समय था। सावित्री जी अपने कमरे में बैठी पुरानी तस्वीरें देख रही थी। एक तस्वीर में राहुल छोटा सा था, उनकी गोद में मुस्कुरा रहा था। उस तस्वीर को देखकर उनकी आंखें फिर से नम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, कितना बदल गया है सब कुछ। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ये राहुल था। वो अंदर आया और कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, जैसे शब्द तलाश रहा था। फिर धीरे से बोला, माँ आप ठीक है ना? सावित्री जी ने तुरंत अपने आंसू छुपा लिए और मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। लेकिन एक माँ की आंखों को उसका बेटा कैसे नहीं पढ़ सकता था? राहुल समझ गया कि उसकी माँ ठीक नहीं है। उस दिन के बाद राहुल के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो अब ज्यादा समय अपने माता पिता के साथ बिताने लगा। वो उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखने लगा। लेकिन उसके इस बदलाव ने कनिका को और असहज कर दिया। उसे लगने लगा कि कहीं वो अपने ही घर में पराई ना हो जाए। उसने कई बार राहुल से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बात अधूरी ही रह जाती। राहुल अब ज्यादा बोलता नहीं था और उसकी यही दूरी कनिका के दिल में डर और पछतावा दोनों बढ़ा रही थी। एक शाम की बात है, जब सब लोग चाय पी रहे थे। सावित्री जी ने चुपचाप सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और साथ में थोड़ा सा अचार भी रख दिया। ये देखकर कनिका को अजीब सा महसूस हुआ। जिस अचार को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ था, वही अब उसके बीच खामोशी का कारण बन गया था। उसने अचार की तरफ देखा, फिर सावित्री जी की तरफ, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कह सके। उस पल में जैसे समय ठहर सा गया था। चार लोग एक ही जगह बैठे थे, लेकिन उनके बीच दूरियां मीलों की थी। रात को जब कनिका अपने कमरे में थी, तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। सावित्री जी का रोता हुआ चेहरा, श्याम प्रसाद जी का चुपचाप अचार बनाना और राहुल की बदलती नजरें। उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में मैं इतनी गलत हूँ? उसके अंदर का अहंकार अब धीरे धीरे टूटने लगा था और उसकी जगह एक गहरा पछतावा होने लगा था। लेकिन अभी भी उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर अपनी सास से माफी मांग सके। उधर सावित्री जी ने अब अपने मन को समझा लिया था। उन्होंने तय कर लिया था कि वो अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेंगी। वो अपनी दुनिया को छोटा कर चुकी थी, बस अपने पति तक सीमित कर लिया। लेकिन ये फैसला भी उन्हें पूरी तरह खुश नहीं कर पा रहा था। कहीं न कहीं उनके दिल में अब भी एक उम्मीद बाकी थी कि शायद एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इसी खामोशी और अधूरे रिश्तों के बीच घर के हर कोने में एक अनकहा दर्द फैल चुका था। कोई भी खुलकर कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन हर कोई अंदर ही अंदर टूट रहा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन घर का माहौल अब भी पहले जैसा नहीं हो पाया था। सावित्री जी ने अपने मन को समझाकर खामोशी ओढ़ ली थी।
पर भीतर का दर्द हर दिन उन्हें थोड़ा और कमजोर कर रहा था। अब उन्होंने रसोई में जाना भी लगभग छोड़ दिया था। जो महिला कभी इस घर की धड़कन हुआ करती थी, वही अब एक कोने में सिमट कर रह गई थी। शायद श्याम प्रसाद जी ये सब देख रहे थे और हर दिन उनके अंदर एक आग जल रही थी, अपनी पत्नी के अपमान की आग और अपने बेटे बहू की संवेदनहीनता की कसक। एक सुबह की बात है, जब सावित्री जी को हल्का सा चक्कर आया और वो गिरते गिरते बची। श्याम प्रसाद जी ने तुरंत उन्हें संभाला और बिस्तर पर लिटाया। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने तुरंत राहुल को आवाज दी, लेकिन राहुल ऑफिस जाने की जल्दी में था। उसने बस इतना कहा, पापा मैं लेट हो रहा हूँ, शाम को डॉक्टर को दिखा देंगे, और जल्दी से निकल गया। ये सुनकर श्याम प्रसाद जी का दिल और भी दुखी हो गया। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनका बेटा अब उनकी प्राथमिकता नहीं रहा। कनिका ने भी ये सब देखा, लेकिन उसने भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके मन में अब भी द्वंद्व चल रहा था, एक तरफ उसका अहंकार और दूसरी तरफ उसका पछतावा। वो चाहकर भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने अब माफी मांगी तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि असली इज्जत तो रिश्तों को संभालने में होती है, ना कि उन्हें तोड़ने में। उस दिन के बाद श्याम प्रसाद जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब वो सावित्री जी को इस माहौल में और नहीं रहने देंगे जहां उनकी कद्र नहीं है। उन्होंने सावित्री जी से कहा, हम कुछ दिनों के लिए गांव चलते हैं, वहां शांति भी मिलेगी और मन भी हल्का होगा। सावित्री जी पहले तो तैयार नहीं हुई। उन्हें अपने बेटे से दूर जाने का विचार ही परेशान कर रहा था, लेकिन श्याम प्रसाद जी ने उन्हें समझाया कि कभी कभी दूरी ही रिश्तों की असली कीमत सिखाती है। जब ये बात राहुल और कनिका को पता चली तो दोनों चौंक गए। राहुल के मन में एक अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया। उसने बस इतना कहा, ठीक है पापा, जैसा आप सही समझे। लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं डर था। क्या सच में उसके माता पिता उससे दूर हो जाएंगे? क्या उसने इतना बड़ा फासला खुद ही बना लिया है? कनिका के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं थी। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो समझ गई कि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसने सोचा था कि ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। उसके मन में पछतावे की आग और तेज हो गई, लेकिन अब भी उसके कदम रुक रहे थे। वो चाहकर भी सावित्री जी के सामने जाकर अपने दिल की बात नहीं कह पा रही थी। अगले दिन जब श्याम प्रसाद जी और सावित्री जी गांव जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो घर का माहौल बहुत भारी था। सावित्री जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। उन्होंने बस एक बार पूरे घर को देखा, वही घर जिसे उन्होंने अपने हाथों से सजाया था, वही दीवारें जो उनकी यादों की गवाह थी। लेकिन आज वो घर उन्हें अपना नहीं लग रहा था। राहुल दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो अपने माता पिता को रोकना चाहता था, लेकिन उसके अंदर का संकोच और उसकी गलतियों का बोझ उसे रोक रहा था। कनिका भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में अब साफ साफ पछतावा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी, या शायद अभी भी एक मौका बाकी था। जैसे ही श्याम प्रसाद जी ने दरवाजे की चौखट पार करने के लिए कदम बढ़ाया, पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये खामोशी सिर्फ उस पल की नहीं थी, बल्कि उन सभी अनकहे शब्दों की थी जो अब तक किसी ने कहे ही नहीं थे। जैसे ही श्याम प्रसाद जी ने दरवाजे की चौखट पार करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, उसी क्षण घर के भीतर कुछ टूटने की आवाज जैसे गूंज उठी। ये आवाज किसी चीज के गिरने की नहीं,
बल्कि रिश्तों के बिखरने की थी। सावित्री जी धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उनके कदम भारी थे और दिल भी भरा हुआ था, और आंखों में एक अनकही उम्मीद अब भी बाकी थी कि शायद कोई उन्हें रोक ले। लेकिन कुछ पल तक सब कुछ स्थिर रहा। राहुल और कनिका दोनों जैसे पत्थर बनकर खड़े थे। अचानक कनिका के भीतर जमा हुआ सारा द्वंद्व जैसे एक ही पल में टूट गया। उसके दिल में जो पछतावा कई दिनों से दबा हुआ था, वो अब उसके आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। वो तेजी से आगे बढ़ी और सावित्री जी के सामने आकर उनके पैरों में गिर पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने आपके दिल को दुखाया, आपके प्यार की कद्र नहीं की। उसके शब्द टूटकर बाहर आ रहे थे, लेकिन उनमें सच्चाई और दर्द साफ झलक रहा था। सावित्री जी एक पल के लिए ठिठक गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन इतनी जल्दी आएगा। उन्होंने नीचे झुककर कनिका को उठाने की कोशिश की, लेकिन कनिका ने उनके पैर कसकर पकड़ लिए, जैसे वो अपने किए हर गुनाह की सजा खुद ही भुगतना चाहती हो। उसकी आंखों से बहते आंसू अब सिर्फ पछतावे के नहीं थे, बल्कि उस डर के भी थे कि कहीं वो अपने परिवार को हमेशा के लिए खो ना दे। राहुल ये सब देखकर अंदर से हिल गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी ने इस हालात को और बिगाड़ दिया था। वो भी आगे बढ़ा और अपने माता पिता के सामने सिर झुका लिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें सच्चा पछतावा था। माँ पापा, मुझसे भी गलती हुई है। मुझे आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं डर गया। मैं अपनी जिम्मेदारी से भागता रहा। उसकी आंखों में अब एक बेटे का दर्द था, जो अपनी गलती को पूरी तरह समझ चुका था। श्याम प्रसाद जी ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कठोरता और ममता दोनों का मिश्रण था। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन असली बात यह है कि उसे समय रहते समझा जाए। उनकी नजरें कनिका और राहुल दोनों पर थी। उन्होंने आगे कहा, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। एक बार टूट जाएं तो उन्हें जोड़ना आसान नहीं होता। तुम दोनों ने जो किया उससे सावित्री जी का दिल बहुत टूटा है। सावित्री जी अब तक खुद को संभाल चुकी थी। उन्होंने धीरे से कनिका को उठाया और उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब दर्द से ज्यादा अपनापन था। उन्होंने नरम आवाज में कहा, बेटी, रिश्ते निभाने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए, और तुमने आज वो बड़ा दिल दिखा दिया। उनके शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक माँ का प्यार था, जो हर गलती को माफ करने के लिए तैयार रहता है। कनिका ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने सावित्री जी को गले लगा लिया, जैसे वो उस ममता को फिर से महसूस करना चाहती हो, जिसे उसने खुद ही ठुकरा दिया था। राहुल ने भी अपने माता पिता के पास आकर उनका हाथ थाम लिया। उस पल में चारों के बीच की सारी दूरियां जैसे खत्म हो गईं। बस रह गया तो एक नया एहसास, एक नई शुरुआत का वादा। श्याम प्रसाद जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब लगता है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सबके चेहरों पर राहत और खुशी की झलक दिखाई दी। घर का माहौल, जो इतने दिनों से भारी और बोझिल था, अब हल्का होने लगा था। जो कभी इस घर की पहचान हुआ करता था, लेकिन इस माफी और नई शुरुआत के साथ एक नई जिम्मेदारी भी जुड़ी थी। रिश्तों को अब पहले से ज्यादा समझदारी और प्यार से निभाने की, क्योंकि एक बार जो दरार आ जाती है, उसे भरने में समय तो लगता ही है। साथ ही हर कदम पर सावधानी भी जरूरी होती है। माफी के उस भावुक पल के बाद घर का माहौल सच में बदलने लगा था, लेकिन ये बदलाव सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। अब हर किसी को अपने व्यवहार से इसे साबित करना था। सावित्री जी ने कनिका को माफ तो कर दिया था,
लेकिन उनके दिल के घाव पूरी तरह भरे नहीं थे। वो अब भी थोड़ा संकोच महसूस कर रही थी। अपने ही घर में हर कदम सोच समझ कर रखती थी। वहीं कनिका ने ठान लिया था कि वो अपनी गलती को सिर्फ माफी मांगकर नहीं, बल्कि अपने कर्मों से सुधार कर दिखाएंगी। उसने धीरे धीरे घर की जिम्मेदारी को पूरे मन से संभालना शुरू किया। अब वो हर काम में सावित्री जी की राय लेती, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती और सबसे जरूरी उनके साथ समय बिताने लगी। श्याम प्रसाद जी ये बदलाव देखकर संतुष्ट तो थे, लेकिन उन्होंने ये भी समझ लिया था कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। उन्होंने राहुल को अलग से समझाया, रिश्ते सिर्फ औरतों के भरोसे नहीं चलते बेटा, तुम्हें भी बराबर की जिम्मेदारी निभानी होगी। राहुल ने अपने पिता की बात को गंभीरता से लिया और अब वो घर में पहले से ज्यादा सक्रिय रहने लगा। वो अपनी पत्नी और माता पिता दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार हर कोई थोड़ा ज्यादा सावधान था, कहीं फिर से कोई गलती ना हो जाए। इसी बीच एक दिन अचानक कनिका की माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए उनके घर आना चाहती हैं। ये सुनकर कनिका खुश तो हुई, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी चिंता भी थी। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ का स्वभाव फिर से घर के माहौल को बिगाड़ ना दे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी माँ थोड़ी तीखी जुबान की है और बातों बातों में दूसरों को नीचा दिखाने से नहीं चूकती। कुछ दिनों बाद जब कनिका की माँ घर आई तो शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों में वही पुरानी कटुता झलकने लगी। एक दिन उन्होंने सावित्री जी के सामने ही कह दिया, आप तो अब बूढ़ी हो गई हैं, आराम किया कीजिए, ये सब काम अब कनिका को ही करना चाहिए। ये सुनकर सावित्री जी को ठेस तो पहुंची, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस मुस्कुराकर बात को टाल दिया। लेकिन इस बार कनिका चुप नहीं रही। उसने तुरंत अपनी माँ को रोकते हुए कहा, माँ प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। मम्मी जी इस घर की सबसे बड़ी हैं और इनका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये सुनकर उसकी माँ चौंक गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी इस तरह उनके सामने खड़ी हो जाएगी। राहुल और श्याम प्रसाद जी भी ये सब देख रहे थे और उनके चेहरे पर संतोष की झलक थी। उन्हें महसूस हुआ कि कनिका सच में बदल रही है। अब वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे परिवार की सोचने लगी है। उस रात जब सब लोग सो गए, सावित्री जी अपने कमरे में बैठी थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने श्याम प्रसाद जी से कहा, लगता है हमारी बहू अब सच में समझदार हो गई है। श्याम प्रसाद जी ने भी सहमति में सिर हिलाया और बोले, हाँ सावित्री, अब ये घर फिर से घर जैसा लगने लगा है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। जहाँ एक तरफ रिश्ते सुधर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक नई परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी परीक्षा जो सिर्फ उनके धैर्य की नहीं, बल्कि उनके आपसी विश्वास की भी कसौटी बनने वाली थी। घर का माहौल अब काफी हद तक सुधर चुका था, लेकिन जैसे ही सब कुछ सामान्य लगने लगा, जिंदगी ने एक नई चुनौती सामने खड़ी कर दी। एक दिन राहुल के ऑफिस से अचानक खबर आई कि कंपनी में आर्थिक मंदी के कारण कुछ कर्मचारियों की छटनी की जा रही है और उनमें राहुल का भी नाम शामिल था। ये खबर सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे पर इस घर की आर्थिक जिम्मेदारी थी, वही अचानक बेरोजगार हो गया। घर लौटते वक्त उसके कदम भारी थे और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या होगा। जब राहुल ने घर आकर ये बात बताई तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कनिका के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा।
भविष्य की चिंता, खर्चों का बोझ और समाज का दबाव सब एक साथ उसके सामने खड़े हो गए। लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। वो जानती थी कि अगर वो टूट गई तो राहुल पूरी तरह बिखर जाएगा। उसने धीरे से राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ में हैं तो सब ठीक हो जाएगा। उसके इस छोटे से वाक्य में इतना विश्वास था कि राहुल की आंखें नम हो गईं। सावित्री जी और श्याम प्रसाद जी ने भी इस मुश्किल घड़ी में अपने बेटे का पूरा साथ देने का फैसला किया। श्याम प्रसाद जी ने बिना कुछ सोचे अपने पुराने जमा किए हुए पैसे निकाल लिए और राहुल को देते हुए कहा, ये लो बेटा, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता इसकी चिंता मत करना। राहुल ने पहले मना किया, लेकिन अपने पिता की आंखों में जो भरोसा था उसने उसे स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। उस पल में राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि परिवार के साथ में होती है। इसी बीच कनिका ने भी एक बड़ा फैसला किया। उसने सोचा कि अब उसे भी घर की जिम्मेदारी में हाथ बटाना चाहिए। उसने अपने पुराने हुनर अचार और पापड़ बनाने को याद किया, जो उसने कभी अपनी माँ से सीखा था। लेकिन इस बार उसने ये काम अकेले नहीं किया। वो सावित्री जी के पास गई और उनसे कहा, मम्मी जी, क्या आप मुझे अचार बनाना सिखाएंगी? ये सुनकर सावित्री जी एक पल के लिए चौंक गईं, लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक स्नेह भरी मुस्कान आ गई। अगले ही दिन से दोनों सास बहू मिलकर अचार बनाने लगी। इस बार वो सिर्फ अचार नहीं बना रही थी, बल्कि अपने रिश्ते को भी नए सिरे में गढ़ रही थी। हर मसाले के साथ उनके बीच की दूरियां कम हो रही थी। हर कदम के साथ विश्वास बढ़ रहा था। श्याम प्रसाद जी ये सब देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका परिवार अब सच में एकजुट हो गया है। धीरे धीरे कनिका ने अपने बनाए अचार को पड़ोस में और अपने जान पहचान वालों के बीच बेचना शुरू किया। लोगों को उसका अचार बहुत पसंद आया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही दिनों में उसके अचार की मांग बढ़ने लगी और घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी संभलने लगी। राहुल भी अब नए काम की तलाश में जुट गया था और इस बार वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। इस मुश्किल समय ने इस परिवार को एक नई सीख दी कि असली ताकत एक दूसरे का साथ देने में होती है। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूटने लगे थे, वहीं अब बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उन्हें एकजुट कर रही थी। लेकिन ये संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ था। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। समय के साथ जो मुश्किलें इस परिवार के सामने आई थी, उन्होंने उन्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। राहुल अब भी नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास आ चुका था, क्योंकि अब उसे पता था कि वो अकेला नहीं है। उसका परिवार हर कदम पर उसके साथ खड़ा है। उधर कनिका का अचार का काम धीरे धीरे एक छोटे व्यवसाय का रूप लेने लगा था। पड़ोस से शुरू हुआ ये काम अब आसपास के इलाकों तक पहुंचने लगा था। लोग खास तौर पर घर का बना अचार मांगने लगे थे और इस पहचान के पीछे सबसे बड़ा हाथ था सावित्री जी के अनुभव और श्याम प्रसाद जी के हौसले का। सावित्री जी के चेहरे पर अब वही पुरानी चमक लौट आई थी जो कभी इस घर की पहचान हुआ करती थी। लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में एक अलग ही सुकून था। ये सुकून इस बात का था कि उनकी बहू ने ना सिर्फ अपनी गलती को समझा, बल्कि उसे सुधार कर रिश्ते की असली अहमियत भी साबित की। कनिका अब हर काम में सावित्री जी को साथ रखती, उनसे सलाह लेती और उन्हें पूरा सम्मान देती। वो समझ चुकी थी कि एक घर को सिर्फ दीवारें नहीं, बल्कि रिश्तों का प्यार और आदर ही घर बनाता है। इसी बीच एक दिन राहुल को एक अच्छी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। ये खबर पूरे घर के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं थी। राहुल ने सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छुए और कहा,
आप दोनों के आशीर्वाद और साथ के बिना ये संभव नहीं था। उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। कनिका ने भी खुशी से सावित्री जी को गले लगा लिया। उस पल में चारों के चेहरे पर जो खुशी थी वो किसी भी दौलत से बढ़कर थी। कुछ दिनों बाद कनिका के अचार के काम को और बढ़ाने के लिए राहुल ने भी उसमें हाथ बटाना शुरू किया। उन्होंने मिलकर उसे एक छोटा सा नाम दिया और ऑनलाइन बेचने की योजना बनाई। श्याम प्रसाद जी ने भी अपने अनुभव से उन्हें सही दिशा दिखाई। अब ये काम सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि पूरे परिवार की पहचान बन चुका था। जो अचार कभी एक छोटे से झगड़े की वजह बना था, वही अब इस परिवार की एकता और सफलता का प्रतीक बन गया था। एक दिन कनिका की वही सहेलियां फिर से घर आई जिन्होंने पहले अचार की तारीफ की थी। इस बार जब उन्होंने देखा कि वही अचार अब एक छोटे व्यवसाय में बदल चुका है तो वे हैरान रह गईं। कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब मम्मी जी और पापा जी की वजह से है। मैंने तो बस उनसे सीखने की कोशिश की है। ये सुनकर सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के थे। रात को जब सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो सावित्री जी ने अपने हाथों से सबको अचार दिया। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, देखो यही अचार है जिसने हमें हमारी गलतियों का एहसास कराया और हमें फिर से एक कर दिया। श्याम प्रसाद जी ने हंसते हुए कहा, कभी कभी छोटी सी चीज भी बड़ी सीख दे जाती है। सब लोग हंस पड़े और उस हंसी में अब कोई कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ अपनापन और सच्चा प्यार था। इस पूरे सफर ने इस परिवार को एक गहरी सीख दी। रिश्तों में गलती होना गलत नहीं है, लेकिन उसे समझकर सुधारना ही असली जीत है। सम्मान, प्यार और साथ, ये तीनों ही किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं और जब ये मजबूत होते हैं तो कोई भी मुश्किल उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। इस तरह एक छोटे से अचार से शुरू हुई ये कहानी सिर्फ स्वाद की नहीं बल्कि रिश्तों की मिठास की कहानी बन गई, जहां हर दर्द ने एक नई सीख दी और हर सीख ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।